Good morning students. We start the next topic of lesson 1, that is chemical equations. How we write the chemical equations. किसी भी chemical equation को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. जब भी इसे सेंटेंस के रूप में फॉर्म किया जाता है we oftenly says like carbon react with oxygen and form carbon dioxide. दिस इज सेंटेंस. यदि हम इसे बोले कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. दिस सेंटेंस इज़ क्वाइट लॉन्ग. ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और इस फॉर्म्स में हम जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें नहीं लिख पाते. तो वर्ड रिएक्शन के फॉर्म में इन्हें वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में इन्हें लिखा जाता है. जो वर्ड इक्वेशन होती है ये सिंपलेस्ट वे होती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए. किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उन्हें उनके वर्ड्स और सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है. लाइक हमारा सेंटेंस था कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. इसे अगर आप वर्ड इक्वेशन के रूप में फॉर्म करते हो तो दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्लस साइन इंडिकेट्स दैट टू एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर. यहाँ ये प्लस साइन जो होता है चाहे ये रिएक्शन एरो कीज़ के लेफ़्ट साइड में हो या एरो कीज़ के राइट साइड में हो, दोनों साइड में प्लस अगर आ रहा है तो इसका मीन होता है कि अगर ये लेफ़्ट साइड में है तो डेट मीन दैट जो रिएक्टेंट्स है, जो एलिमेंट्स है वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं. और अगर ये राइट साइड में है तो इसका मतलब होता है दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में ही ये प्लस साइन लगा हुआ है. दो प्रोडक्ट जो हैं वो बन रहे हैं. जो एरो कीज़ के लेफ़्ट में आने वाला पार्ट होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है. जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं. ये LHS वाला पार्ट भी होता है. और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये दोनों यहाँ क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट. रिएक्टेंट मीन्स द एलिमेंट रिएक्ट विथ ईच अदर. और जो RHS वाला पार्ट होता है, इधर आने वाले जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं. कि रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करने के बाद जो बना वो क्या कहलाता है? उसका प्रोडक्ट कहलाता है. ये जो LHS होता है और RHS होता है, ये जो रिएक्टेंट होते हैं और ये जो प्रोडक्ट होते हैं, इनके बीच में एक सिंबल नज़र आता है दैट इज़ एरो की. ये एक साइन है जिसे एरो हेड या एरो की बोला जाता है. ये एरो की होती है, ये हमेशा इंडिकेट करती है कि दिस रिएक्शन इज गोज़ इनटू अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. ये हमेशा जो भी रिएक्शन होती है उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करती है. तो इस एरो की का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये आगे की तरफ बढ़ रही है. कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं. ठीक है. तो इस तरह से इसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है किसी भी सेंटेंस को, किसी भी रिएक्शन को. बट जो केमिकल इक्वेशन होती है ना उसे आप और भी ज़्यादा ईजीएस्ट वे में लिखने के लिए, सिंपलेस्ट वे में लिखने के लिए उनके सिंबल्स यूज़ करते हैं. ये जो सिंबल्स होते हैं ये उस रिएक्शन को बहुत समझने में, उसे लिखने में बहुत ज़्यादा आसान बनाते हैं. लाइक अगर मैं कार्बन का सिंबल क्या होता है? C. कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C के द्वारा और ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O के द्वारा, O2. तो जब आप कार्बन और ऑक्सीजन को सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चों? ये ऐसे हो जाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या बोल सकते हैं हम? केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्काइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड्स. ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है और यूज़फुल हो जाती है यदि हम वर्ड्स के स्थान पर ये जो हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनके स्थान पर इनके सिंबल्स या इनके केमिकल फार्मूला हम यूज़ करें. तो कार्बन को रिप्रेजेंट किया C से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया O2 से. ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड. अब जब भी कोई रिएक्शन लिखी जाती है तो उस समय ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि लिखी हुई जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है या नहीं. बैलेंस का मतलब है कि LHS और RHS दोनों साइड में जो भी रिएक्टेंट या और प्रोडक्ट हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स के नंबर होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होने चाहिए. नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रेजेंट इन अ प्रोडक्ट. दोनों के जो एटम के नंबर होते हैं वो बराबर होने चाहिए. जैसे हम अगर इस रिएक्शन को देखें तो LHS वाले पार्ट में
ये LHS वाला पार्ट है, यहाँ कार्बन का नंबर है 1, ऑक्सीजन है यहाँ 2। और अगर हम RHS वाले पार्ट में देखें तो यहाँ भी कार्बन है 1 और ऑक्सीजन है 2, यानी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, जो भी एटम प्रेजेंट है एलिमेंट के, वो दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाएगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन शुरू करने से पहले आपने 9th क्लास में लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। रिमेंबर दैट? क्या लॉ था वो? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके मास को, उसके द्रव्यमान को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। उस रिएक्शन का जितना भी मास है, जितना भी उसका द्रव्यमान है, ना तो आप इसकी ये जो रिएक्शन है इसमें इसका कार्बन का, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी मास है, आप इसे ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो आप इसे बढ़ा सकते हैं और ना इसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप इसे कम नहीं कर सकते, नहीं तो इसकी बैलेंसिंग जो होगी वो इक्वल नहीं रहेगी और वो पूरी केमिकल रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी। दैट्स वाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मीन टू से अगर अदर वर्ड्स में हम इसे बोले तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर। दोनों का जो मास है वो हमेशा इक्वल होगा। यदि आप यहाँ कार्बन का और ऑक्सीजन के मास को लेते हुए उन्हें ऐड करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी वही मास आएगा जो कार्बन और ऑक्सीजन का है। तो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसके पहले और उसके बाद में जितने भी एटम्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट में जो भी एटम प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर हमेशा सेम होता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्टली आप जब स्टार्ट करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना तो आप स्टेप्स फॉलो करते हुए जब उसे करेंगे तो परफेक्टली वो आपके बिल्कुल सही तरह से बैलेंस हो जाएगी। धीरे धीरे जब आपको आ जाएगा तो आप फिर उसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, Fe प्लस H2O ये बना रहे हैं Fe3O4 प्लस H2। आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने बना लिया Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। अब किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है ना बच्चों, वो क्या होता है कि आप जो भी रिएक्शन है उसके चारों तरफ बॉक्सेस बना दें। तो पहला स्टेप क्या बोलता है कि ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। जितना भी फार्मूला है उनको आप एक बॉक्स बनाते हुए उनमें पैक कर दें। यहाँ इन बॉक्सेस में इनको क्यों पैक किया गया है, उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप जो भी नंबर ऐड करेंगे किसी भी एटम एलिमेंट के आगे, आपको किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आप जो भी नंबर ऐड करेंगे आपको वो हमेशा इसके आगे की साइड करना है, यहाँ करना है आपको ये ऐड। आप इन बॉक्सेस के अंदर ना तो कुछ लिख सकते हैं ना कुछ रब कर सकते हैं, कोई भी यहाँ ऐड नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। इसे आप मिटा के कम नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको इन बॉक्सेस के अंदर के एलिमेंट्स को छेड़ना ही नहीं है। जो भी नंबर आप ऐड करेंगे इसके आगे की तरफ करेंगे। तो सबसे पहला लो हमेशा ध्यान रखना, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। जितने भी फार्मूला हैं उन्हें बॉक्स के अंदर पैक कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए, ताकि आप इनके अंदर किसी तरह का कोई भी बदलाव ना कर पाएँ, केमिकल इक्वेशन को आप छेड़ ना पाएँ। नेक्स्ट जो इसका चलता है बच्चों, नेक्स्ट हम स्टेप इसका फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होता है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी जो ये एलिमेंट्स है LHS साइड के और RHS साइड के, इसे डिवाइड कर लेना आप 2 पार्ट्स में। ये आपका हो जाएगा LHS वाला पार्ट और ये आपका हो जाएगा RHS वाला पार्ट। इससे आपको इजी हो जाएगा इसे टेबुलर फॉर्म में लिखने में। अब आप एक टेबल बना लीजिएगा और उस टेबल को बनाते हुए उसके अंदर इसके सारे, पहले तो सारे एलिमेंट्स ले लीजिएगा। इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? देखो Fe आयरन प्रेजेंट है,
हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सेम एलिमेंट इधर भी है, आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो 3 एलिमेंट इस पूरी रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद जब इसे आप टेबुलर फॉर्म में करेंगे ना, तो एक LHS वाला पार्ट ले लीजिएगा और एक RHS वाला पार्ट ले लीजिएगा, और फिर आपको उनके नंबर्स लिखने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल इस तरह ये एलिमेंट ले लिया हमने, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स यानी LHS साइड में कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ RHS, इन अ प्रोडक्ट में कितने नंबर प्रेजेंट है। एक बार हम फिर से ऊपर रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। हमारी रिएक्शन थी Fe प्लस H2O, आयरन को रिएक्ट कराया वाटर के साथ, दैट इज आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2, ठीक है। ये है हमारा LHS, ये है हमारा RHS, ये है हमारे रिएक्टेंट और ये है हमारे प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम अरेंज करते हैं, अभी से हम टेबल में एलिमेंट्स। हमारा फर्स्ट आ गया Fe आयरन, सेकंड आ गया हाइड्रोजन, थर्ड आ गया ऑक्सीजन। अब देखिए नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, LHS साइड में जो एटम है उनको काउंट करना है हमें। Fe हमारे LHS में Fe कितना है 1, ये यहाँ आ गया 1। RHS में हमारा Fe कितना है, देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो इट्स मीन इधर कितना आ गया, ये नंबर ऑफ एटम कितने हैं आयरन के 3। अब हम हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। LHS में हमारी हाइड्रोजन 2, ये 2 आ गया, और RHS में भी मेरा हाइड्रोजन कितनी है 2, ये 2 आ गई। ऑक्सीजन को काउंट करो, LHS में हमारी ऑक्सीजन कोई नंबर नहीं है इसके नीचे और ना आगे की तरफ, तो ये कितनी हो गई 1। और यहाँ अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो 4, 4 है ना, तो ये हमारे ऑक्सीजन यहाँ कितनी आ गई 4। तो बेटा आप ये जो टेबल है इसे देख के ये इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। देखिए आयरन जो Fe है वो LHS साइड में 1 है, जबकि RHS में 3 है। हाइड्रोजन बैलेंस है, बट जो ऑक्सीजन है वो LHS में 1 है, जबकि RHS में 4 है। तो हमें इनको बैलेंस करना है। जब तक हम इनको बैलेंस नहीं करेंगे हमारी ये रिएक्शन सही नहीं होगी, ठीक है। अब इनको बैलेंस करने के लिए हम स्टेप 3 लेते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा उस एटम को बैलेंस करना चाहिए, हमेशा तो नहीं, ऑफनली कभी हो सकता है कि किसी रिएक्शन को लेते हुए आपको चेंज करना पड़े, तो इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हमें हमेशा मतलब कन्वीनियंट क्या रहता है, कन्वीनियंट वही रहता है कि आप उस एटम को सबसे पहले बैलेंस करें जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है। यहाँ अगर आप इस टेबल के को देखें तो मैक्सिमम नंबर में जो एटम प्रेजेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। ये देखो 4 सबसे ज़्यादा नंबर है ना, तो सबसे पहले हम इससे बैलेंस करते हैं। तो हमने ऑक्सीजन को यहाँ से ले लिया, इस ऑक्सीजन को हमने यहाँ से लेके वापस इसे लिख लिया। LHS में था ये 1 और RHS में था ये 4, लिख लिया। अब आपको किसी भी नंबर को बैलेंस करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए एक छोटी सी चीज़, छोटी सी बात हमेशा ये ध्यान रखनी है कि आपको नंबर को हमेशा मल्टीप्लाई करते हुए बैलेंस करना बेटा। आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, आप उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना आपको जोड़ना है ना आपको हटाना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करते हुए उसे आपको बैलेंस करना है। तो RHS में अगर ऑक्सीजन 4 है तो मैं LHS में ऑक्सीजन को 4 कैसे बना सकते हैं हम, अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 4, तो हमारे LHS में भी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 4। अब देखो रिएक्शन में आप इसे कैसे लाओगे, आपने क्या किया है, LHS में ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया है। ये हमारी रिएक्शन थी, ये हमारा LHS वाला पार्ट था। LHS में ऑक्सीजन कहाँ है, ये रही, इसे आपने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमें 4 कहाँ लगाना है, LHS में ऑक्सीजन के आगे। मैंने आपको बोला था यहाँ ब्रैकेट है, छेड़ नहीं सकते आप अंदर, तो आप ऑक्सीजन के आगे 4 नहीं लगा सकते, ये पूरा 4 कहाँ आएगा, H2O के आगे, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा Fe, ये हमारा LHS वाला पार्ट, यहाँ हमने 4 ऐड कर दिया, ये बाकी रिएक्शन रिमेनिंग जो हो गई वो बिल्कुल सेम रह गई। यहाँ हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है 4 और 4, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की, अगर मैं इस H2O के आगे 4 लगाती हूँ तो अब तक जो हमारा हाइड्रोजन LHS में था 2 था ना, लेकिन यहाँ 4 लगाने के बाद LHS में हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8,
मैंने आपको बोला ना मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब LHS में हमारा हाइड्रोजन हो गया 8, जबकि RHS में हमारा हाइड्रोजन कितना है 2। ब्रैकेट के बाहर 4 लगा है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 लगाया है, लेकिन बाहर 4 लगने के कारण ये हाइड्रोजन के आगे भी 4 हो चुका है। डेट्स वाई अब हमारा LHS में हाइड्रोजन का नंबर हो गया 8। तो अब हम किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। नाउ वी बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। ये आ गया हमारा हाइड्रोजन। LHS में अब हमारी हाइड्रोजन हो गई 8 और RHS में हो गई 2। अब RHS में भी आपको क्या करना है, कितनी हाइड्रोजन लेके आनी है? 8। तो आप 2 को 8 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? व्हेन 2 मल्टीप्लाइड बाय द 4। 2 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो RHS में भी हमारी हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो यहाँ हमने क्या करा है, RHS में लगाया है 4, ऐड किया है 4, और किसके आगे किया है? हाइड्रोजन के आगे। सेम थिंग ये हमारा RHS वाला पोर्शन था, इसमें हमको ऐड करना है 4, किसके आगे? हाइड्रोजन के आगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब हमारा देखिए हमारी रिएक्शन कैसे चेंज हो गई। ये हमने 4 पहले ही लगा चुका था ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए। अब हमारी ये रिएक्शन में RHS वाला पार्ट, इसमें हमने हाइड्रोजन के आगे 4 ऐड कर दिया, तो ये 4 2 जा 8। ठीक है, अब हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुकी है, पर बच्चों अभी भी इस टेबल में हमारा एक एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं हुआ है, दैट इज़ आयरन। ये RHS में है 3 और LHS में है 1। इसे बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आयरन LHS में 1 और RHS में 3। LHS में 1 है, हमें इसे 3 में लाना है, तो यहाँ 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में भी हमारा जो आयरन होगा वो कितना हो जाएगा? 3। कहाँ 3 लगाया हमने? LHS वाले पार्ट में, किसके आगे? आयरन के आगे। ये देखिए ये LHS वाला पार्ट था हमारा, ये आयरन के आगे हम 3 लगा चुके हैं। तो अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई? 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2। अब आप इतना होने के बाद अपने सारे एटम्स के जो नंबर है, एलिमेंट्स के आगे जो आपने नंबर लगाया है उनका आप काउंट कर लीजिएगा। और ये जो इसके बॉक्सेस लगाए हुए हैं, इन बॉक्सेस को अब हम रिमूव कर देंगे। ये बॉक्सेस हमने रिमूव कर दिए, तो हमारी जो रिएक्शन थी वो क्या हो गई? 3Fe प्लस 4H2O, सेम बस बॉक्सेस रिमूव किए हैं हमने, Fe3O4 और 4H2। काउंट करो बच्चों अब फटाफट। यहाँ Fe कितना है? 3, यहाँ भी Fe3 है। यहाँ हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 O4। यानी अब ये हमारी जो रिएक्शन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। जब ये रिएक्शन आपकी प्रॉपर बैलेंस हो जाए तो इसके बाद आपको इसके फिजिकल स्टेट के जो सिंबल्स है वो ऐड करना है। जैसे आयरन था सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड का हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर एज यूजुअल लिक्विड स्टेट में होता है, इसे एल से रिप्रेजेंट करता है बेटा। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, यहाँ पे वाटर के आगे जी लगाया हुआ है। इट मीन जो हमने वाटर यूज़ किया है ना वो स्टीम की फॉर्म में है, भाप की फॉर्म में आपने वाटर, स्टीम की फॉर्म में आपने वाटर यूज़ किया। डेट्स वाई यहाँ वाटर के आगे क्या लगाया गया? जी। कंफ्यूज मत होना। Fe3O4 अगेन इन अ सॉलिड स्टेट, एस लगा दिया इसके आगे, और हाइड्रोजन थी वो गैसियस स्टेट में है, इसके आगे जी लगा दिया गया। तो ये इतना होने के बाद आपकी जो रिएक्शन बनेगी वो परफेक्टली बैलेंस्ड रिएक्शन होगी। इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस होती है जिनमें उसके टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऐड होते हैं। कौन से टेम्परेचर पे वो, कौन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कौन से कैटलिस्ट है जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए यूज़ में लिए जा रहे हैं, वो सब भी रिएक्शन लिखते समय उनमें ऐड किए जाते हैं। उसी के बाद उस रिएक्शन को कम्प्लीटली बैलेंस माना जाता है। ये एक एग्जाम्पल लेते हुए मैंने आपको बताया कैसे रिएक्शन बैलेंस होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3-4 और एग्जाम्पल्स लेते हुए रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। थैंक यू।